जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जी के पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए 25 दिन 25 मॉक टेस्ट की श्रृंखला में एक और नया मॉक टेस्ट। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहा गया है। पहला प्रश्न में कहा गया, भारत में माल और सेवा कर जीएसटी किस वर्ष और किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था। दोस्तों जीएसटी भारत में जो लागू हुआ वो 1 जुलाई को हुआ था, 1 जुलाई 2017 को। और कौन सा संविधान संशोधन था, तो वो था 101वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, 101वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पे, तो आप याद रखना, भारत में एक समिति बनी थी जिसका नाम था विजय केलकर समिति। तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। और जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर। और भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत में जीएसटी की 4 कंपोनेंट हैं, जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो भारत में जीएसटी 2017 में लागू हुआ था 101 पर संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था वर्ष 1949 में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, वर्ष 1949। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो आरबीआई जो स्थापित हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है भारत में, और विदेशी मुद्रा प्रबंधन का काम ये करता है, नोट छापने का काम भी आरबीआई करता है। ठीक है, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली भारत की आधिकारिक संस्था कौन सी है। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एनएसओ कार्यालय करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको एनएसओ बोलते हैं। एनएसओ भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एक आधिकारिक संस्था है। ठीक है दोस्तों, और ये भारत के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, ये भी आप याद रखना। राष्ट्रीय आय को हम क्या बोलते हैं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ये राष्ट्रीय आय का नाम होता है। एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत में नीति आयोग कब बना था और इसकी स्थापना कब हुई। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों नीति आयोग जो था वो योजना आयोग के स्थान पर बना था। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी 2015 में। नीति आयोग भारत सरकार का एक थिंक टैंक है, कुछ काम नहीं करता, नालायक आयोग बन चुका है पूरी तरह से। पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो चुकी है, कुछ कोई तर्क कोई वितर्क ये आयोग नहीं करता इस समय। ठीक है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है। दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जो क्षेत्र है योगदान करने के लिए वो है आपका तृतीयक क्षेत्र, जिसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं तृतीयक क्षेत्र जो है भारत की अर्थव्यवस्था में 54% की हिस्सेदारी अपनी साझा करता है जीडीपी में। ठीक है, 54% जो हमको हमारी जीडीपी का हिस्सा आता है वो तृतीयक क्षेत्र से आता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य तो है राजस्थान। ठीक है, और सबसे छोटा राज्य है गोवा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, राजस्थान सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा है। ठीक है दोस्तों, भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये आप याद रखिएगा। और भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये जरूर याद रखना, और ये संपूर्ण विश्व का 2.4% होता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला वह अरावली पर्वतमाला, और ये राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में ये विस्तारित है। इसका कुछ हिस्सा गुजरात से भी टच होता है, तो ये आप याद रखिएगा। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी अवशिष्ट पर्वतमाला है। और मैं बता दूं इसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा, गुरु शिखर। अरावली का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस नदी को दक्षिणी गंगा या बृहद गंगा कहा जाता है। दोस्तों बृहद गंगा कहा गया है किसको, ऑप्शन सी गोदावरी को कहा जाता है।
गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक शहर से होता है और नासिक में कहाँ, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जो 1465 किलोमीटर लंबाई के साथ बहती है। ठीक है, याद रखिएगा। और गोदावरी नदी पर कई सारे बांध हैं, जैसे कोयना जैसे आपका जायकवाड़ी बांध हो गया, वो गोदावरी नदी पर है ना। तो कई सारे इसकी सहायक नदियां हैं। गोदावरी की सहायक नदियों की बात करूँ तो जैसे प्राणहिता बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राणहिता नदी ये गोदावरी की सहायक है। मंजीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मंजीरा। ठीक है, मंजीरा नदी। और मैं बता दूं आपको, मंजीरा हो गई, प्राणहिता हो गई। इंद्रावती बहुत आती है एग्जाम में, इंद्रावती नदी, तो ये भी गोदावरी की सहायक है। वर्धा बहुत आती है, वर्धा। पूर्णा बहुत आती है, तो ये सब गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी को दक्षिणी गंगा या बृहद गंगा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरनद्वीप कहाँ पर है? तो भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी वो मध्य अंडमान में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार में। ठीक है, अगर एग्जैक्ट पूछे तो आपसे तो मध्य अंडमान में है। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत के कुल कितने राज्यों की समुद्री सीमा है? तो कितने राज्य समुद्री तटरेखा से लगते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो 9 राज्य हैं, 9 राज्य हैं जो समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं। और भारत की जो समुद्री तटरेखा की जो नई लंबाई मानी गई है वो कितनी है? 11,98.81 किलोमीटर। ये ज़रूर आप याद रखना कि भारत की नई जलीय सीमा कितनी मानी गई है? 11,098.81 मीटर। क्लियर, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। सबसे बड़ी तटरेखा किस राज्य की है? तो गुजरात की है। ठीक है, सबसे बड़ी गुजरात। अगला प्रश्न, भारत में आतंकवाद विरोधी एजेंसी NIA का गठन किस बड़े आतंकी हमले के बाद हुआ था? तो NIA जो बना वो 2008 में बना था, जब मुंबई में 26/11 हमला हुआ था, तो उसके बाद ये हमला हुआ था। ठीक है, NIA। और NIA भारत के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है और ये भारत की प्रमुख आतंकवाद विरोधी एजेंसी है। ठीक है, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो यहाँ पे लिखा गया, देखो ये सन आप जरूर याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश नहीं, कि भारत की संसद पर हमला कब हुआ था? तो 2001 में संसद पर हमला हुआ था। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर से धारा 370 के मुख्य प्रावधानों को किस वर्ष हटाया गया था? तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी 2019 में। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 जो है वो हटा दी गई थी। अगला प्रश्न क्या कहा गया, नक्सलवाद या वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों से एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए CRPF के लिए विशेष कमांडो का नाम क्या है? तो दोस्तों एंटी नक्सल ऑपरेशन कौन करता है CRPF की ओर से? वो है कोबरा कमांडो। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, कोबरा कमांडो। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये CRPF की एक विशेष यूनिट है जो रेड कॉरिडोर वाले क्षेत्रों में लगाई जाती है। रेड कॉरिडोर क्या होते हैं? तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को रेड कॉरिडोर कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है ब्लैक कैट। ब्लैक कैट जो कमांडो होते हैं ये NSG में होते हैं, NSG। गरुड़ कमांडो भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स में होते हैं और मार्कोस कमांडो नेवी में होते हैं। ठीक है, नेवी। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा अधिनियम आतंकी गतिविधियों को रोकने और देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए सबसे बड़ा कानून है? तो सही आंसर क्या होगा, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए वो है UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ये जरूर आप याद रखना, प्रिवेंशन एक्ट ये आपका आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए होता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, वित्तीय आतंकवाद को रोकने के लिए भारत में कौन सा अधिनियम लागू है जो आतंकियों की फंडिंग पर रोक लगाता है? तो वित्तीय जो आतंकवाद है उसके लिए भारत में कानून है आपका फेमा कानून। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। दोबारा बता देता हूँ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और ये भारत में कब लागू हुआ था? 2000 में, 1 जून 2000 को ये लागू हुआ था, जो भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कार्य करता है, फेमा। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, साइबर हमलों और कंप्यूटर आपातकाल से निपटने के लिए भारत की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी कौन सी है? वो है CERT, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, CERT बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। भारत में कंप्यूटर आपातकाल से निपटने के लिए एजेंसी कार्य करती है, CERT। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, किसी वेबसाइट के मूल रूप को बदलकर उस पर आपत्तिजनक या राजनीतिक संदेश लिख देना अपराध में, साइबर अपराध में क्या कहलाता है? सही आंसर होगा, उसको बोलते हैं वेबसाइट डिफेसमेंट।
वेबसाइट डिफेसमेंट उसको कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन याद रखना, वेबसाइट विरूपण इसका आंसर है। और मैं आपको बता दूं साइबर अपराध के लिए कौन सी हेल्पलाइन है, 1930। अगला प्रश्न, देश की महत्वपूर्ण डिजिटल परिसंपत्तियों जैसे पावर ग्रिड, न्यूक्लियर प्लांट की साइबर हमलों की सुरक्षा के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है, इसका आंसर होगा NCIIPC। NCIIPC ये भारत में जो पावर ग्रिड या न्यूक्लियर प्लांट या साइबर हमले होते हैं उसके लिए जिम्मेदार होती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, वह दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है जो कंप्यूटर सिस्टम में खुद की कॉपी बनाकर पूरे सिस्टम को धीमा कर देता है। तो इसका आंसर क्या होगा, खुद की कॉपी कौन बनाता है, वो होता है आपका बॉर्म। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। बॉर्म जो है ये कंप्यूटर की स्पीड को धीमा कर देता है और अपने आप को रेप्लिकेट करता है, बहुत जल्दी कॉपी बनाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। यहाँ लिखा गया स्पाईवेयर। स्पाईवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो किसी की जासूसी करता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, डिजिटल भुगतान और बैंकिंग को सुरक्षित बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित NPCI का पूर्ण रूप क्या है। तो NPCI क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और मैं आपको बता दूं जो NPCI है ना, ये RBI के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और 2008 में ये शुरू किया गया था, ये भी आप याद रखना। NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा जिसको LOC कहा जाता है, तो LOC का निर्धारण कब हुआ था दोस्तों, शिमला समझौता 1972 हुआ था 1971 के बाद। तो 1972 में LOC का निर्धारण किया गया था। LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल ये भारत और पाकिस्तान की वास्तविक सीमा, सैन्य सीमा रेखा है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। और ये 1972 में खींची गई थी। अगला प्रश्न, डूरंड रेखा वर्तमान में किन दो देशों के बीच है। तो डूरंड रेखा की मैं बात करूँ तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, सॉरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, सी है आपका, ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है डूरंड रेखा, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जिसको द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। तो द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा गया है भूटान को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। भूटान की राजधानी वो है आपके थिम्पू और भूटान की मुद्रा गुलट्रम है, गुलट्रम। और मैं आपको बता दूं भूटान जो है इसका राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है, तीरंदाजी। और भूटान को और क्या बोलते हैं, ड्रिक यूल भी कहा जाता है, ड्रिक यूल, ठीक है, क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न क्या कहा गया, तीस्ता नदी विवाद भारत और किस देश के बीच में है। तो तीस्ता नदी का विवाद भारत का बांग्लादेश के साथ में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब बांग्लादेश, ठीक है। और मैं आपको बता दूं भारतीय संविधान में जो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था वो बांग्लादेश के साथ हुआ था, जिसमें हमने अपने जो द्वीपीय विवाद थे वो उसको सुलझाया था, ठीक है। बांग्लादेश के साथ तीस्ता नदी का विवाद है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या हुआ है आपका, कबड्डी है, तो ये भी आप याद रखना, कबड्डी। अगला प्रश्न, भारत के किस पड़ोसी देश की मुद्रा क्यात है और इसकी उत्तर पूर्वी सीमा भारतीय राज्यों से लगती है। तो क्यात किसकी मुद्रा, वो आपका म्यांमार, म्यांमार की मुद्रा है क्यात, आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। म्यांमार की राजधानी है नेपाइडो, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और म्यांमार को क्या बोलते हैं हम, द लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा, द लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। दोस्तों यही था आज का मॉक टेस्ट, 25 प्रश्नों का मैंने अभ्यास कराया है जीके के। तो आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगेगा। और बाकी जो आज की क्लास आएगी वो रात 8 बजे आएगी, ठीक है, 8 बजे, जिसमें मैं आपको 50 प्रश्नों का अभ्यास कराऊंगा उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। फिर मुलाकात होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।